हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी कि गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद ज़रूरत होती है गैमेट्स ट्रांसफ़र की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है इंसेमिनेशन की। इंसेमिनेशन क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सेमेन जो है वो रिलीज़ होता है बाय द पेनिस, जो कि मेल एक्सटर्नल जेनिटल का पार्ट है, इनटू द विजाइना में। तो इस तरीके से गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती थी? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती थी। फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुलरी और स्थैमिक जंक्शन होता है, जहाँ पर ये दोनों पार्ट्स मिलते हैं। उसी साइट पर, पर्टिकुलर साइट पे फर्टिलाइजेशन होती है। यही वजह है कि हर एक कॉइटस या फिर हर एक कॉपुलेशन ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी ही रिज़ल्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो? एम्पुलरी स्थैमिक जंक्शन पर हो। फर्टिलाइजेशन में हमें पता है फ्यूज़न होता है स्पर्म एंड एग का। लेकिन जब फ्यूज़न होता है या फिर हम ये कहें कि एग जब रिलीज़ होता है ओवरी के द्वारा, वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, और जब वो इस जंक्शन पे पहुंचता है और उस टाइम पर स्पर्म्स की एंट्री हो रही है, तो स्पर्म जो चेंजेस लाते हैं उसके स्ट्रक्चर में, उन चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है जो एक स्पर्म होता है उसका साइज एज कंपेयर टू ओवम बहुत स्मॉल होता है। ओवम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसमें 3 लेयर होती थी आपकी। तो जब एक स्पर्म एंटर करता है ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर में, स्पर्म का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो उसका हेड पोर्शन होता था एक्रोसोम, उसके पास एंजाइम्स थे जो मदद करते थे उनकी एंट्री करने में ओवम में। हाइलोयूरोनाइडेज और एक्रोसिन, ये 2 एंजाइम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही स्पर्म जो एंट्री करता है ओवम के अंदर, तो जोना पेलुसिडा में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? एक स्पर्म की एंट्री के बाद बाकी किसी भी स्पर्म की एंट्री ना हो या फिर दूसरे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, तो जो जोना पेलुसिडा है उसमें चेंजेस आ जाएंगे उस लेयर में, और वो बाकी किसी भी स्पर्म की एंट्री को अलाउड नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चलता है? सिर्फ एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है विद द, और ये फर्टिलाइज किसकी मदद से करता है? विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम सिक्रीशन। जो एक्रोसोम हेड पोर्शन होता है स्पर्म का, उसके जो हेड पोर्शन पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से ये फर्टिलाइज करता है। हमने बात की थी कि जब oogenesis होती है, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन होती है, तो जब ओवम फॉर्म होता है वो एज अ सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, और सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही वो ओवरी से रिलीज होता है। तो जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है ओवम की लेयर में, तो ये मदद करता है ओवम की कि वो अपनी मियोसिस डिवीज़न को कंप्लीट करे। सेकेंडरी, तो ये क्या करता है? ये इंड्यूस करता है सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट मियोसिस। मियोसिस को कंप्लीट करने में मदद करता है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर ओवम की न्यूक्लियाई और स्पर्म की न्यूक्लियाई दोनों ही हैप्लॉइड हैं, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक डाइप्लॉइड जायगोट की। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है, या फिर वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो हम इसमें मेंशन होते हैं। स्पेशली लेयर्स में चेंजेस आता है ओवम के स्ट्रक्चर में। अब जब यहाँ पर फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, या फिर न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, उसी टाइम पर डिटर्मिनेशन हो जाता है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसी टाइम पर ये बात डिटरमाइन हो जाती है, और ये चीज़ डिपेंड किस पर करती है? डिपेंड करती है उस क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट होते हैं स्पर्म्स में। क्योंकि हमें पता है जो मेल होते हैं उनके पास एक्स और वाई
क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं। XX यानी कि ये होमोलोगस होते हैं, सेम XY हेट्रो। तो यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्पर्म जिसने एग को आके फर्टिलाइज किया है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, X है या फिर Y है। तो ये आपका क्रॉस है जिसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम फीमेल के पास XX होते हैं, मेल के पास XY। इनसे गैमीट्स बनता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आपको याद हो तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ये जो है अलग अलग हो जाते हैं, सिंगल हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है। और फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है। अगर मेल से जो स्पर्म एंट्री कर रहा है उसमें एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास तो पहले से ही एक्स क्रोमोसोम है तो XX यानी कि होने वाला बेबी गर्ल होगा। लेकिन अगर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है स्पर्म में जिसने एग को फर्टिलाइज किया है तो XY यानी कि होने वाला बेबी बॉय होगा। सेम उसी तरीके से सेकंड केस में भी ये दिखाया है कि XX जब फ्यूज़ होंगे गर्ल बनेगा, XY जब फ्यूज़ होंगे बॉय बनेगा। तो जो चांस होते हैं वो 50-50% हो जाते हैं और डिपेंड करते हैं उस किस पर कि कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है स्पर्म के अंदर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद टॉपिक आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जायगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है, अब ज़रूरत है किसकी, अब ज़रूरत है कि वो जो जायगोट है वो आगे डेवलप हो, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, सेल्स के नंबर बढ़ते हैं और ताकि वो यूटेरस में जाके प्लांट हो सके और फीटस की डेवलपमेंट शुरू हो सके, ये होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में जनरली होता क्या है, जैसे कि पहले इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं फिर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये देखिए ए डायग्राम है, ये जो आपका ए ओवम ही है, स्पर्म एंट्री करता है, चेंजेस आ जाते हैं, जायगोट बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इनमें माइटोटिकली डिवीज़न स्टार्ट होगी, म्योसिस नहीं माइटोटिक डिवीज़न, यानी कि इक्वल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। एक सिंगल सेल जायगोट था, 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, 4 से बनेगी 8, 8 से 16। तो ये जो 2, 4, 8, 16 सेल स्टेजेस हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर। और जो 16 सेल की ब्लास्टोमर होती है उसको हम कहते हैं मोरुला। ये मोरुला है। तो हमें पता है ओवरी के अंदर ओवम बनता है, ये इसको रिलीज़ करता है, ये रहा ओवम, ये हमारा जंक्शन है एम्प्यूला स्टेमिक जंक्शन, जहाँ पर एग वेट करता है 24 आवर्स के लिए कि स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज़ करे। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये चेंजेस होते हैं, अगर नहीं होता है तो ये एग जो होगा डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर डिजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पर्म आकर एग को फर्टिलाइज़ किया है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद चेंजेस आप देख रहे हैं कि सी डायग्राम जायगोट बना, इसमें डिवीज़न स्टार्ट हुई, ई इस तरीके से ये डायग्राम इसी के बारे में बताए हैं। फिर जैसे ही मोरुला बनता है, मोरुला के बाद आपकी फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है आपका, ये देखिए ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है। जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको आप बुलाते हैं ट्रोफोप्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये इनर सेल्स आप देख रहे हो इसे हम इनर सेल मास कहते हैं। अब होता क्या है, ये इसको टाइम लगता है अराउंड आप 1 वीक के बाद जाकर ये यूटेरस में आता है और प्रॉपर यूटेरस की वॉल से ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जुड़ता है आकर, फिर धीरे धीरे यूटेरस की जो वॉल होती हैं इसको कवर करना शुरू कर देती हैं और ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो इसके अंदर एम्बेडेड धंस जाता है, यानी कि ये होता है इम्प्लांटेशन। तो इसके अंदर ये चेंजेस आते हैं। इनर सेल मास आगे चलकर ये डिफ्रेंशिएट होती हैं और इनसे कुछ न्यू सेल्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसी को हम फ्लो चार्ट्स में देख लेते हैं। जायगोट,
जायगोट में माइटोटिक क्लीवेज होता है, फॉर्म होती हैं 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है आपका विद 8 to 16 ब्लास्टोमर, उसे हम कहते हैं मोरुला। अब ये जो मोरुला है ये डिवाइड होता है और आगे चलकर, यानी कि न्यू सेल्स बनेंगी 16 स्टेजेस के बाद, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद आप देखेंगे कि जो आउटर लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है और जो इसकी इनर सेल्स होती है उसे हम इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, एंडोमेटीरियम जो इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की उससे अटैच होती है, उसके बाद जो यूटेरस की सेल हैं उस ट्रोफोब्लास्ट को कवर कर लेती हैं और जो ब्लास्टोसिस्ट है एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेटीरियम में, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होती हैं आगे चलकर और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मदद करती हैं। ये था आपका इम्प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी यहाँ पर कि ये किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ ये मूवमेंट करता है। तो ये था इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, जैसे ही इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, तो उस वक्त क्या चेंजेस आते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद आप देखेंगे कॉर्निक विली स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर दिखनी शुरू हो जाती हैं। इन कॉर्निक विली को क्या करते हैं, जो यूटेरस की टिश्यू हैं वो सराउंड करेंगे और होगा क्या, जो आपकी कॉर्निक विली है विद यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जो मदर का ब्लड है, ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे आप बुलाते हैं प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होता है ये कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से, जुड़ा होता है एम्ब्रियो से बाय अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए। प्लेसेंटा के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड जिससे प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है एम्ब्रियो से, ये मदद करेगा किस में, जैसे कि न्यूट्रिएंट, जो भी उसको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए या फिर ऑक्सीजन चाहिए उसे सप्लाई करता है एम्ब्रियो तक। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट या फिर गैसियस वेस्ट है उसे रिमूव करेगा फीटस में से। साथ ही साथ प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा हॉर्मोन्स की यहाँ पे बात होती है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे इन हार्मोन्स का अमाउंट जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, इनका अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लेटर फेज में आप रिलैक्सिन सिक्रेट होगा बाय ओवरी और इसी के साथ साथ कुछ दूसरे हार्मोन्स भी हैं वो सिक्रेट होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये इंक्रीज हो जाते हैं और ये सभी क्या करते हैं, फीटल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये मैटरनल जो मदर है उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस लाते हैं। उनकी मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं उनमें सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंजेस आने शुरू होते हैं। इस तरीके से ये चेंजेस आते हैं। ये है डायग्राम आपका कि ये फीटस है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये आपकी प्लेसेंटल विली हैं जिससे कि अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए प्लेसेंटा जुड़ा होता है। ये यूटेरस की कैविटी है, लाइनिंग से जुड़ा हुआ है। इस तरीके का आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्लेसेंटा का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है या फिर ये चेंजेस हो रहे हैं, आपको इसके साथ साथ जो हमने बात की थी अभी इनर सेल मास की, जो कि ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, तो इनर सेल मासेस में क्या चेंजेस आते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता क्या है, जो आपकी इनर सेल मास है उसमें चेंजेस आएंगे। कैसे, ये जो सेल हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये क्या करेंगी, ये आपके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगी। एक्टोडर्म आउटर साइड की होती है, मेसोडर्म मिडल में प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म आपकी इनर होती है। आपने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम बात करते थे कि ट्राइप्लोब्लास्टिक है या डाइप्लोब्लास्टिक है, तो ह्यूमन ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है। जो इनर सेल मास होती है इनके पास स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स
ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है 1 या 2 मार्क्स में। स्टेम सेल्स कंटेन करते हैं। स्टेम सेल्स की क्या एबिलिटी होती है, ये कैपेबल होती हैं कि ये आप जो ह्यूमन बॉडी है उसके किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को ग्रो कर सकते हैं, गिव राइज टू द टिश्यू एंड ऑर्गन, have the ability to give rise all the tissue and organ of the human body। ये स्टेम सेल्स का काम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फीटस, जब एक शिशु की वृद्धि हो रही होती है माता के गर्भ में उस समय। तो जैसा कि हमें पता है जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ह्यूमन में 9 मंथ का होता है, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है सब में 9 मंथ का ही हो। फीटल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो हम इन ह्यूमन बीइंग 3 ट्राइमेस्टर में से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों ही ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स आते हैं, तो ये 9 मंथ का हो जाता है। तो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे का या फिर फीटस का यूटेरस में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चेंजेस हैं इम्पोर्टेंट जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट मंथ में क्या होगा, फर्स्ट मंथ में आप देखेंगे बेबी का हार्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स यानी कि फिंगर्स, हाथों के और पैरों के का फॉर्म होना शुरू होगा। थर्ड मंथ में आप देखेंगे ज़्यादातर जो मेजर ऑर्गन सिस्टम हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इस टाइम के बाद हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फिर फीमेल है। फिफ्थ मंथ में आप देखेंगे जो बच्चे का सिर है उस पर हेयर आने शुरू हो गए हैं फीटस के में, साथ ही साथ फर्स्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी फीटस की 5th मंथ के अराउंड। 6th मंथ में आप देखेंगे जो बॉडी है उस पर फाइन हेयर आने शुरू होंगे, आई लैशेज, आईलिड यहाँ पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। 9th मंथ तक फीटस फुली डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से और रेडी होता है डिलीवरी के लिए। तो ये चेंजेस थे जो होते हैं एम्ब्रियो में जब वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, पूछे जाते हैं कि थर्ड मंथ में क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट मंथ में किस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन हमने की कॉन्सेप्ट जब बात की थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या मेन पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा था। पार्चुरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें चाइल्ड का बर्थ होता है। कैसे होता है, फीटस डिलीवर होता है जब यूटेरस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से डिलीवरी होती है। गेस्टेशन पीरियड वो ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की जितने समय तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है, जैसे ह्यूमन में 9 मंथ की होती है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता क्या है, जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, जो फीटस फुली डेवलप है और प्लेसेंटा है वो एक तरीके से रिफ्लेक्स देता है या फिर सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से यूटेरस की जो वॉल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़ी से। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब वो रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ की वजह से स्टिमुलेट होता है, क्या ये सिग्नल देती है यूटेरस में जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूटेराइन की जो वॉल है उनमें और तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ये लेबर पेन कॉज करता है, जो बच्चे के जन्म के समय जो दर्द होता है लेबर पेन। और इसके जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ भी बढ़ती है और इससे क्या होगा, बेबी जो है बर्थ कैनाल के ज़रिए बाहर आ जाएगा और उसके तुरंत बाद ही प्लेसेंटा भी आल्सो डिलीवर, जिसके ज़रिए मैटरनल और जो फीटस है दोनों आपस में जुड़े हुए थे वो भी डिलीवर बाहर की साइड हो जाता है। तो ये था आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें मेन यही है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से यूटेरस वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिसकी आफ्टर सम टाइम बेबी जो है बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के जरिए और प्लेसेंटा भी बाहर। फिर लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी मदर की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें से मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, ये होता है लैक्टेशन। कोलेस्ट्रॉम, जो मिल्क
पहले कुछ दिनों में मदर की मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, या फिर बच्चा जो मिल्क पीता है पहले कुछ दिनों में, वो कोलेस्ट्रॉम होता है, उसका कलर येलोइश मिलेगा। और ये जो मिल्क होता है रिच होता है, एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है इसमें, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम इस टाइम पे वीक होता है। तो ये मिल्क बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है कि वो लड़ सके बीमारियों से, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं, और यहाँ तक आप सभी अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे।